Hi guys, today we are going to discuss the second question of our series in which we are discussing the botany based question asked in GS 2019. So हमारा दूसरा क्वेश्चन है define the concept of carrying capacity of an ecosystem as relevant to an environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region. इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में देखते हैं. पार्ट वन क्या कह रहा है? पार्ट वन में पूछा जा रहा है कि ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है और ये कैसे रिलेवेंट है एनवायरनमेंट के हिसाब से. सेकेंड पार्ट इसमें पूछ रहा है कि इस कैरिंग कैपेसिटी को समझने से, इस कॉन्सेप्ट को समझने से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में क्या हेल्प मिलेगी किसी भी रीजन के उसमें. सो पहला पार्ट जान लेते हैं, आखिर कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है. तो हम लोग कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं, एवरी इकोसिस्टम हैव इट्स ओन कैरिंग कैपेसिटी. इसका मतलब हर एक इकोसिस्टम की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है. इसका मतलब हिमालय की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है और प्लेन्स की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है. दोनों इकोसिस्टम अलग हैं तो दोनों की कैरिंग कैपेसिटी भी अलग होगी. कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन है मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज that an ecosystem can sustain without its degradation. इसका मतलब एक मैक्सिमम पॉपुलेशन का साइज जो कि एक इकोसिस्टम सस्टेन कर सकता है बिना अपना डिग्रेडेशन किए. इसका मतलब अगर कोई इकोसिस्टम खुद को बर्बाद किए बिना, खुद को खतरा पहुंचाए बिना जितनी बड़ी पॉपुलेशन साइज को झेल सकता है उसको हम कहते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी, जितना वो कैरी कर सकता है. अब कैरिंग कैपेसिटी को रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ होती हैं? डेथ्स. अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो वहाँ डेथ्स हमें दिखाई देंगी. इकोसिस्टम में डैमेज हमें दिखाई देगा. इसके अलावा एक एग्जांपल लें, अगर किसी इकोसिस्टम में स्पीसीज़ 1 है और स्पीसीज़ 2 है, मान लीजिए लॉयन और डियर. अगर लॉयन की यहाँ जनसंख्या अचानक से ज़्यादा होने लगती है, उसकी पॉपुलेशन साइज उस पॉपुलेशन से एक्सीड कर जाती है जो कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उस इकोसिस्टम की, तो क्या होगा? लॉयन बढ़ जाएंगे, वो सारे डियर को खा लेंगे. उसके बाद क्या होगा? लॉयन खाली बचेंगे और भूखे तो मरेंगे ही वो. उसके कारण क्या होगा? पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिग्रीगेट हो जाएगा. तो अगर उस इकोसिस्टम के ऊपर, कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर अगर कोई इकोसिस्टम जाता है तो उसका डिग्रीगेशन होता है या तो वहाँ पर हमें डेथ्स दिखाई देती हैं. तो अब पार्ट 2 में आ जाते हैं हम क्वेश्चन के कि आखिर रोल क्या है इस कैरिंग कैपेसिटी का इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हम इसे एक चार्ट के तरीके से देखते हैं. यहाँ हम लिखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ हम लिखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग. किस लिए यूज़ होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग करने में. सेकंड होता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में. तीसरा होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए. और होता है एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट में. इसके अलावा फूड सिक्योरिटी में और इसके अलावा अर्बन प्लानिंग में. अब इन सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं. इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे काम आता है? अब मान लीजिए हमें किसी भी इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी पता चल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए. उस इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हम एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिसके कारण क्या हो? ऑप्टिमल रिसोर्स यूज हों उस इकोसिस्टम के, ताकि
ना ही इकोसिस्टम को कोई डैमेज हो और ना ही कोई एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई दे। इसके बाद आ जाते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में। अगर किसी भी कैरिंग कैपेसिटी का हमें पता चल जाए तो हम उसको, उस इकोसिस्टम को उस कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं जाने देंगे। उसके कारण क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ जो एक्सपोनेंशियल होती है उसके कारण जो डैमेज होता है उससे वो इकोसिस्टम बच जाएगा। अब व्हाई वी नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या होती है। अब हमें ये बात जान लीजिए, अगर हम किसी भी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ाते हैं लेकिन वहाँ पर उसके हिसाब से रिसोर्स नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद रिसोर्स एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएंगे, उसके बाद वो जगह रिसोर्स से बैरन हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, अल्टीमेट पॉपुलेशन का डिग्रीगेशन हमें दिखाई देगा, पॉपुलेशन दोबारा नीचे जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके रहने के लिए रिसोर्स ही अब नहीं है। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी कैरिंग कैपेसिटी एक अच्छा रोल निभाता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अब ये चीज़ सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है, एनिमल्स के लिए भी है। अगर किसी इकोसिस्टम में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लॉयन ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पर जो है कुछ स्वैम डियर और स्पॉटेड डियर जैसी कुछ प्रजातियाँ मिलती हैं, लेकिन ये तो रेयर है। अब लॉयन की जनसंख्या ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, अब ये इसका नेचुरल प्रेडेटर होने के कारण इन सबको खाएगा। अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कहाँ आ गई, डेंजर में। अब इनकी पॉपुलेशन डेंजर में आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने की ज़रूरत हुई। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है, जैसे कि हमें पता है अगर इस पूरे सर्कल में से ये बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हैं जो कि आपस में लिंक्ड हैं, अगर इनमें से एक भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो बाकी सबकी लाइफस्टाइल में भी एडवर्स इफेक्ट हमको दिखाई देता है। इट्स नॉट दैट कि अगर चींटियाँ मर गई तो इंसानों का क्या होगा, इंसानों का भी बहुत बुरा हाल हो गया। अगर क्रो की जनसंख्या पे असर पड़ता है तो ह्यूमंस की जनसंख्या पे भी असर पड़ेगा, ह्यूमंस पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट्स पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, बाकी जो उससे रिलेटेड एनिमल्स हैं उन पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना इम्पॉर्टेंट है। और कैरिंग कैपेसिटी किस तरीके से हेल्प करती है, वो बताती है कि इस इकोसिस्टम में हम ये पॉपुलेशन को कैरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सीड हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि अभी रिसेंटली हुआ था, टाइगर पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी फ्लॉरिश हो रही थी, लेकिन वहाँ पर इतनी सारी टाइगर जनसंख्या तो होगी, लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या आई, फूड की। टाइगर के लिए फूड नहीं था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उसकी उस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पर टाइगर हो गए थे। इसके कारण उसके नेचुरल प्रेज जो हैं वो वहाँ पर नहीं बचे थे, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए हमें, सिस्टमैटिक स्टडीज़, सिस्टमैटिक स्टडीज़ चाहिए, हमें सिस्टमैटिक प्लानिंग चाहिए और हमें सिस्टमैटिक क्या चाहिए, काउंटिंग चाहिए। ये नहीं कि इतना 2003 की या 2001 की काउंटिंग वहाँ पर जनसंख्या काउंट्स हुई हैं और उसी पे हम लोग चले जा रहे हैं और पता ही नहीं है कि रीसेंट क्या है। हमारे पास रीसेंट डाटा होना चाहिए, एज रीसेंट एज वी कैन कलेक्ट, रीसेंट डाटा होना चाहिए, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिस्टमैटिक प्लानिंग होनी चाहिए, सिस्टमैटिक स्टडीज़ होनी चाहिए, साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, साइंटिफिक बेस ऑफ स्टडी होना चाहिए, जिसके कारण क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ हम लोग अपनी प्लानिंग कर सकें। इसके अलावा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में क्या असर पड़ेगा,
अब ये भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अगर कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर पॉपुलेशन गई तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? पहले इतने ब्लॉक से सबका खाना हो जाता था, अब क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, उसके कारण क्या होगा? एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो इतने ज़्यादा फॉरेस्ट थे, अब उनकी जगह क्या आएगा? ये सारा लैंड ले लेगा, जिसके कारण क्या होगा? फॉरेस्ट की डेंसिटी और एरिया होगा कम। क्योंकि डेंसिटी कैसे कम होगी? एरिया तो कम हो ही रहा है, लेकिन अब यहाँ तक बढ़ाया तो यहाँ पर भी, यहाँ पर पहले जो ये इनर कोर होता था फॉरेस्ट का, अब वो आउटर हो गया, जिसके कारण यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस देखी जा रही है। तो वहाँ पर फॉरेस्ट की क्वालिटी भी घटेगी और क्वांटिटी भी घटेगी, जिसके कारण और एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा क्या हम देख रहे हैं? इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के साथ क्या हो रहा है? अब हमारी फूड सिक्योरिटी पे भी असर पड़ रहा है। फूड सिक्योरिटी पे किस तरीके से असर पड़ रहा है? पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल हो रही है, जिसके कारण सबको फूड नहीं मिल पा रहा है। अब फूड ज़्यादा लाने के लिए क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है? फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, हाई यील्ड वैरायटी का यूज़ हो रहा है, और इन सब के चक्कर में ज़्यादा वाटर कंज्यूम हो रहा है। अब ज़्यादा वाटर कंज्यूम हो रहा है तो अंडर वाटर की यहाँ पर स्कार्सिटी देखी गई है। अभी कहाँ पर वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम आया था? चेन्नई में। और कहाँ की खेती पे असर हुआ है बैड? ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? हाई यील्ड वैरायटी तो आई, उसके साथ फर्टिलाइज़र तो आए, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा ने उसका कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर लिया अपने लैंड को, और वहाँ पर वीट तो उगाए ही, उसके साथ राइस का भी उन्होंने प्रोडक्शन किया, जिसके कारण ज़्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने क्या किया? अंडर वाटर इस्तेमाल किया। अब अंडर वाटर इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है कि वहाँ का अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। तो यहाँ पर हमें फूड के साथ साथ वहाँ पर लैंड खराब हुआ वहाँ का। वहाँ पर अब क्या हो गया है? अब ज़मीन बैरन हो गई है, तो वहाँ पर अभी ग्रेन प्रोडक्शन कम हो गया है, तो फूड सिक्योरिटी पे एडवर्स इफेक्ट देखा जा रहा है। तो इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी हमें पता होनी चाहिए, ताकि उससे ज़्यादा एक्सटेंड ना करे, उसके कारण हमें फूड सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, उसके कारण हमारा एग्रीकल्चर लैंड भी ना बढ़े और एग्रीकल्चर पे बर्डन ना हो। एक वर्ड आपको यूज़ करना है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। अब इसके बाद अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में क्या हो रहा है? सेम प्रॉब्लम। अब जब एक्सपोनेंशियल रेट से लोग बढ़ रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए। अब उसके कारण क्या हो रहा है? गांव में तो खेती हो गई, वैसे इतनी पॉवर्टी है वहाँ पर, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं अब अर्बन एरियाज़ पे। लेकिन अर्बन एरियाज़ भी अब लिमिटेड हैं, उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते। उसके कारण क्या होता है? पुअर प्लानिंग। कहीं भी आके रह रहे हैं, उसके कारण पुअर प्लानिंग हो रही है, और अर्बन साइड भी अब ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ स्लम्स बहुत हो रहे हैं। इसके कारण ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी होने के कारण अर्बन प्लानिंग पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब ये तो हो गया मेन क्वेश्चन का आंसर, लेकिन अगर आप जीएस के लिए लिख रहे हैं तो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड लिखना है। तो अब आपको लिखना है वाई शुड वी नीड टू डेवलप एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की क्या ज़रूरत है हमें? हम नॉर्मली क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट। आप एग्जैक्ट डेफिनीशन उसकी देख लीजिएगा, मैं आपको नॉर्मली बता दे रही हूँ। इज़ अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच इंश्योर्स द नीड ऑफ today's population or something people without compromising with the need of future generation। ये एग्जैक्ट नहीं है आपकी, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, लेकिन इसका सार क्या है?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हमें आज की नीड तो पूरी करनी है, लेकिन हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ। मतलब ऐसे डेवलपमेंट नहीं करना है कि पूरा एक्सप्लॉइट ही कर लिया। पंजाब के साथ क्या हो रहा है, वहाँ की जो ज़मीन है वो एक्सप्लॉइट हो चुकी है, उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस समय के जो किसान थे उनका तो ठीक था, लेकिन उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है वहाँ पर वो एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ नहीं उगा पाए, इसके कारण क्या हुआ, ये सस्टेनेबल के अपोजिट हुआ। अब इसके बाद ये तो हो गया नॉर्मल आंसर। अब आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, अगर आपको अपना क्वेश्चन और फ्लोरेस दिखाना है और ज़्यादा अच्छा दिखाना है तो आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसमें जैसे कि 1 और 2 है। पहला है पॉवर्टी। आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखते हैं तो पॉवर्टी जो है वो कम होगी। पॉवर्टी कैसे कम होगी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी तो उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा ज़्यादा, इसका कारण क्या होगा, जॉब आराम से मिलेंगी। उसका कारण क्या होगा, फूड सिक्योरिटी पे असर नहीं पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी से आपको याद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, दैट इज़ हंगर। हंगर मतलब ज़ीरो हंगर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या कहता है, ज़ीरो हंगर। हमें ज़ीरो हंगर को पाना है। तो ज़ीरो हंगर कैसे होगा, जब हमारे पास इनफ फूड होगा सबके लिए। और फूड कब होगा, जब एक लिमिटेड होगी पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है और एग्रीकल्चर लैंड उतना ही है तो हमारा फूड कभी सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। सो इसको हमें पाना है। तो इस तरीके से आप जितने भी 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो सब आप याद कर लीजिए। यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ हैं उसको याद कराने के लिए। एक है हार्ड वर्किंग ह्यूमन चैनल, उसमें बहुत अच्छा दे के रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद करने का तरीका, वो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो आप इस तरीके से गोल्स याद कर लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस और अच्छे बन सकें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।